हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी काफी अच्छा हूँ। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर विच इज नोन एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ, मैं जानता हूँ कि टाइम ऑफ सप्लाई बीच में एक चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 6। जीएसटी 360 बुक के हिसाब से हमारा जीएसटी इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर था, वो हम खत्म कर चुके, सप्लाई कर चुके, कंपोजिट मिक्स सप्लाई कर चुके, चार्ज कर चुके, कंपोजिशन स्कीम कर चुके, पीओएस कर चुके, हाल फिलहाल में खत्म किए। अभी मैं वैल्यू करा रहा हूँ आपको, फिर टाइम ऑफ सप्लाई कराऊंगा, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई हालांकि आप देख ही रहे हो बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा है भी नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये बुक पूरी इतनी अच्छी तरीके से मैंने आपके लिए बनाई है कि 150 पेजेस में पूरा का पूरा जीएसटी कवर है आपके लिए। इसको अगर आपको बाय करना है फिजिकल कॉपी में तो आप नीचे लिंक है उससे बाय कर सकते हैं। चलिए आज हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। हमें पेज नंबर पे जाना है, हमें पेज नंबर पे जाना है 73 पे। तो जिन बच्चों के पास फिजिकल बुक है वो अपने पेज निकाल लेंगे 73। अन्यथा जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो यहाँ से पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। अगेन मैं बोलूंगा कि अगर आप परचेज कर लेते हैं किताब को तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए ही रहेगा, ताकि आपको नोट्स हैंडी मिले और सारी चीजें आप साथम साथ गैलम गैल मेरे कर पाए, है ना। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिंग करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, और नोटिंग में फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। 73 नहीं, एक्चुअली पेज नंबर होगा हमारा ये वाला। चैप्टर नंबर 7 है हमारे मॉड्यूल के अंदर ही। चैप्टर नंबर 7 से हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट आज। देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि अभी तक हमने जो सप्लाई का चैप्टर देखा था तो मैंने आपको सिखाया था और बताया था। एक बार मैं वापस लेके चलता हूँ आपको कि मैंने कहाँ पे सिखाया था। पेज नंबर 1 पे मैं आपको लेके चलता हूँ और सप्लाई वाले चैप्टर पे दिखाता हूँ मैंने आपको क्या बताया था उस समय। ये देखिए जी सर, मैंने आपको बताया था बेटा कि जीएसटी में दो चीजें होती है, एक तो लेवी और एक कलेक्शन, राइट। हम लोग जो कलेक्शन वाला हिस्सा देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन वाले हिस्से में रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन लेके पर्सन बनेगा, रजिस्टर्ड पर्सन, वो जीएसटी भरेगा, टैक्सेबल वैल्यू पे भरेगा, तो इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होगी जहां पे उसे टैक्स भरना होगा और जिस समय में भरना होगा वो टीओएस होगी। तो तीनों चैप्टर गैलम गैल चलते हैं, तीनों चैप्टर। इसमें से हम लोग अभी एक कर चुके हैं, दूसरा पेलने को तैयार है। वीओएस हम लोग करने वाले हैं आज, और वीओएस यकीन मानिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा है चैप्टर भी। फिर टीओएस करने के बाद वो टैक्स इनवाइस बनाएगा और जीएसटी रिटर्न भर के टैक्स की पेमेंट कर देगा। तो हमने ये चीज पहले से पढ़ी हुई है कि हमारी प्रोसेस है पूरी की पूरी। याद है ना आपको? हाँ सर। अगर आप शुरू से लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपके बात याद होगी, समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस उत्कर्ष बैच को करते करते अभी हमारे 25 लेक्चर ऑलमोस्ट हो चुके हैं और इसमें हमने काफी चीजें और मतलब ऑलरेडी कवर कर रखी हैं, जो कि अगर आपने नहीं देखे तो आपको पहले वो देखना चाहिए। चलिए जी, अब हम लोग आ गए अपने सेक्शन नंबर 15 के ऊपर, जो कि हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। आइए सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई स्टार्ट करने लग रहे हैं हम लोग। अब मैं एक बार और क्लियर कर दूं आपको, दिस इज नॉट अ रिवीजन, दिस इज अ इन डेप्थ लेक्चर। ठीक है, रिवीजन में डालूंगा एग्जाम के पास थोड़ा सा, वहां से आप रिवीजन करना हो तो करना। अभी के लिए ये बहुत डिटेल्ड बैच है, आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी इसको नेम कर सकते हैं। बैच का नाम है उत्कर्ष बैच, काफी दिन से ऑलरेडी चल रहा है, आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस बुक्स आपको परचेस करनी है, वो भी ऑप्शनल है तो कर सकते हैं, अन्यथा यहीं से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूँ। हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जीएसटी हमें जिस वैल्यू पे देना है बेटा, वो वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। फिर जीएसटी निकालना बड़ी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि जीएसटी का फॉर्मूला क्या होता है? जीएसटी इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई मल्टीप्लाई बाय द रेट। जो भी रेट उसके ऊपर लगता होगा वो मल्टीप्लाई कर लो। वीओएस पता होना चाहिए। अगर आपको वीओएस पता है तो फिर सारा खेल खत्म है। एक बार वीओएस आ गई तो रेट से मल्टीप्लाई करके हम लोग जीएसटी का टैक्सेबिलिटी निकाल सकते हैं। समझे आप मेरी बात को? कहते हैं हाँ जी सर, बहुत समझ में आया कि हमें वीओएस काफी इंपॉर्टेंट तरीके से चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग जीएसटी फाइंड आउट कर पाएंगे। आशा करता हूं आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। कहते हैं हाँ जी सर, इंट्रोडक्शन ही तो करा रहे हो, इसमें क्लियर ना क्लियर की क्या बात है, तो हमें पहले से ही पता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक प्यारा सा चार्ट बना के दिया है। अगर आप सप्लाई करते हो और सप्लाई में सोल कंसिडरेशन है, सर सोल कंसिडरेशन क्या होती है अभी बताएंगे बेटा। सोल कंसिडरेशन क्या होती है, अभी के लिए बात समझो कि सोल कंसिडरेशन है या नहीं है। क्या होती है अभी बताऊंगा, है या नहीं है पहले तो ये देखो। है क्या? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है सर। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन सी बेटा? जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी कि रिलेटेड पर्सन कौन कौन से होते हैं, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोला जाता है। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, यस, तो बेटा फिर सीजीएसटी रूल के हिसाब से 15(4) में चले जाओ। अन्यथा अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है
तो 15(1) में ही आपकी स्पेसिफिक वैल्यूएशन के हिसाब से, फॉर्मेट परफॉर्मा के हिसाब से वैल्यूएशन निकाली जाएगी वीओएस की, मतलब वीओएस निकाला जाएगा। अब ये बात समझना है आपको कि सोल कंसिडरेशन है या नहीं है। दो ऑप्शन अपने आप से पूछना जब भी क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ा, पूछा सोल कंसिडरेशन है भाई, है तो देखना पड़ेगा कि आरपीटी है कि नहीं है आरपीटी तो बेटा 15(4) में जाओ, नहीं है तो 15(1) में आओ। लेकिन अगर सोल कंसिडरेशन नहीं है तो बेटा फिर आपको 15(4) में ही आना पड़ेगा। अब सोल कंसिडरेशन का मेन मुद्दा है कि सोल कंसिडरेशन हमारे पास क्या होती है, ये क्या किस चिड़े का नाम है सोल कंसिडरेशन, क्या ये वही कंसिडरेशन जो हमने पहले पढ़ी थी या उससे कुछ अलग है? आइए ये भी सीख लेते हैं फटाफट से। तो बेटा मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पे कंसिडरेशन का अर्थ वही है जो हमने पहले पढ़ा था। सर पहले क्या पढ़ा था, एक बार याद दिला देते तो बहुत बढ़िया रहता बेटा। आइए मैं आपको याद दिला देता हूँ हमने पहले क्या पढ़ा था कंसिडरेशन का मतलब। कंसिडरेशन में आपको नीचे लेके आता हूँ फटाफट से कि मैंने कहाँ पे पढ़ाया था आपको कंसिडरेशन। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई हो गया, इसके बाद मैंने आपको कंसिडरेशन यहीं कहीं पढ़ाया था, ये रहा। तो बेटा कंसिडरेशन मैंने आपको पढ़ाया था कुड प्रो क्यू को कहते हैं, समथिंग इन रिटर्न को कहते हैं। कंसिडरेशन सेक्शन नंबर 231 था हमारा, उसमें मैंने बताया था एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई गुड्स सर्विसेज बोथ बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी बाय सीजी एसजी और बोथ। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये वहां से आप देखना पड़ेगा, वहीं से देखना पड़ेगा। क्योंकि बेटा अब हम इसको अगर दोबारा करेंगे तो हमारा ये वाला लेक्चर और ज्यादा लंबा हो जाएगा और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होगा, क्योंकि मैं पहले करा चुका हूं, इसलिए अब इसको कराने का कोई भी मतलब नहीं बनता। आशा करता हूं कि आप इसको वहां से देख लेंगे। कंसिडरेशन का बेसिकली मतलब यही है, समथिंग इन रिटर्न। आपको प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, यहाँ पे एक बात समझ लेना, मतलब इन काइंड नहीं होना चाहिए। अगर इन काइंड है तो बेटा वो यहाँ पे कवर नहीं होने वाला, ये बात आपको क्लियर रखनी दिमाग के अंदर। सर जैसे नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन अगर कोई सी है या नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन कोई सी है तो बेटा वो यहाँ पे कवर नहीं होगी। तो आपको एक बात याद रखनी है कि नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन, नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन, सर नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन मतलब मैं गया होटल में खाना खाने, मैंने कहा भैया खाना लगा दे 2 प्लेट चाउमीन फटाफट। उसने 2 प्लेट चाउमीन लगाई, मैंने खूब खाई, मैंने कहा भैया पैसे तो ना है, अब मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? उसने बोला चल डांस करके दिखा। मैंने उसके लिए डांस किया, मैंने बोला ढिंगला कल्लक ढिंगला कल्लक। अब ये नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन है। अब इस वैल्यू ऑफ सप्लाई की कंसिडरेशन कैसे वैल्यू कैसे निकाली जाए, ये बात समझो। अगर मैं पैसे देता तो मुझे वैल्यू पता होती कि भैया इतने पैसे दे तो इतनी वैल्यू है। अब मैंने ये किया ढिंगलक लक ढिंगलक लक, इसकी मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा भाई, और कितने पर जीएसटी लगाऊंगा? अब जीएसटी तो लगेगा, ये बात तो पक्की है, क्योंकि मैंने सप्लाई करी है। अगर मान लो मैंने उसको रेस्टोरेंट सर्विसेज दी तो ये सप्लाई तो है ही है ना, आपको अच्छी तरह से पता है रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है, तो वो तो है ही है, वो तो लगेगा ही लगेगा जीएसटी, लेकिन कितनी वैल्यू पे? अब उसने खाना खाया उतनी वैल्यू पे, अब उसने मुझे कंसिडरेशन बदले में क्या दी वो भी तो जानना जरूरी है। तो बेटा यहीं पे आपको समझना है, अगर सोल कंसिडरेशन प्राइस में नापी जा सकती है, मॉनेटरी कंसिडरेशन है, तो बेटा यहाँ पे फिर यस रखेंगे आप, फिर रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन देखेंगे, अन्यथा नहीं देखेंगे। सर रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन भी बता देता बेटा, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें स्टार्टिंग में ही करा दी थी, और मैंने आपको बोला था कि मैं रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन दोबारा नहीं कराने वाला आपको, फिर भी बेटा एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। लेकिन मैं आपको पहले करा चुका हूं तो उतनी डिटेल में नहीं करा पाऊंगा जितनी डिटेल में मैंने आपको पहले ही कराया था। ये पर्सन की डेफिनेशन में मैंने आपको कराया था बहुत अच्छी तरीके से, ये रहा रिलेटेड पर्सन सेक्शन नंबर 15। हमारा सेक्शन नंबर 15 में मैंने आपको बताया था कि रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं। रिलेटेड पर्सन में हमारे पास में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन आते हैं जो रिलेटेड होते हैं। सबसे पहला डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ वन अनदर बिजनेस, एक बंदा है एक्स एक बंदा है वाई, ये इसके बिजनेस का डायरेक्टर ये इसके बिजनेस का डायरेक्टर, तो बेटा दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन है। पार्टनर इन बिजनेस, एक्स वाई दो पार्टनर हैं एक ही बिजनेस में, तो बेटा दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, मेरे यहाँ पे कोई काम करता है, मैं एम्प्लॉयर हूँ वो मेरा एम्प्लॉय है, तो भी बेटा रिलेटेड पर्सन है। इसके बाद फैमिली मेंबर्स भी रिलेटेड पर्सन होते हैं। भाई मेरा अपना सगा भाई अगर मेरे पे डिपेंडेंट है तो रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। मेरे अपने मम्मी पापा, अपने मम्मी पापा का मतलब क्या है सर, मेरी बहू के मम्मी पापा नहीं होने चाहिए, मतलब स्पाउस के मम्मी पापा नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे 3 चीजें थी कंट्रोल वाली। सबसे पहली बात, अगर आप डायरेक्टली किसी और को कंट्रोल करते हो तो बेटा फिर आप दोनों रिलेटेड पर्सन हो। अगर आप दोनों को कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल करता है तो आप दोनों आपस में एक रिलेटेड पर्सन कहलाओगे। मैंने यहाँ पे आपको सनी लियोन और सनी देओल का एग्जांपल दिया था, आशा करता हूँ आपको याद होगा। अगर नहीं याद तो बेटा आप उसको जरूर 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 रिकॉल कीजिए। देखो मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल इसी तरीके से समझाया था एक एक पॉइंट को, बस मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करा रहा हूँ उसी चीज की। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल मैंने बता दिया, दोनों को कोई एक जना कंट्रोल कर रहा है या दोनों मिलकर किसी तीसरे का कंट्रोल कर रहे हैं तो भी बेटा आप रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। या आप 25% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करते हैं दो एंटिटी में, तो वो दोनों एंटिटी आपस में रिलेटेड पर्सन मानी जाएंगी। जैसे मान लो मेरा नाम सचिन है और मैं दो एक एंटिटी ए और एक एंटिटी बी दोनों में 25-25% होल्ड करता हूँ,
तो बेटा ये ए और बी भी आपस में रिलेटेड पर्सन हो गई अब, हालांकि ये दूसरे को जानती भी नहीं थी, फिर भी क्योंकि मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैं इन दोनों में कॉमन शेयर होल्डर हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हाँ सर, वापस आ जाते, वापस आ जाते, चलो। अगर आप रिलेटेड पर्सन हो तो बेटा 15/4 में जाओ, अगर रिलेटेड पर्सन नहीं हो तो 15/1 में आओ। 15/1 में तो परफॉर्मा है जो बोलता है कि स्पेसिफिक वैल्यूएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू, फिर हमें ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी 15/1 में। उसका परफॉर्मा हमारे पास है जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल वैल्यू या ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो 15/1 में निकलेगी। आशा करता हूं आपको इतनी बात तो क्लियर हुई कि 15/1 में या 15/4 में, मतलब 15/4 में क्या है, सीजीएसटी रूल्स, उसमें कब जाना है ये आपको पता होना चाहिए। या तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो बेटा, ठीक है, या तो प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो आपको सीजीएसटी रूल्स में जाना पड़ेगा। अगर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, मॉनेटरी में भी है, प्लस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो बेटा फिर तो आप 15/1 में ही निकाल लो ना वैल्यूएशन, जो कि आसान है। 15/1 आसान है, और बाकी जो हमारे सीजीएसटी रूल्स हैं वो थोड़े से आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। ओके सर, यहां तक एकदम क्लियर है, हमें बात सब कुछ क्लियर है। ओके, देखिए, जिन बच्चों के डाउट बीच में आते हैं लाइव क्लास के, उन बच्चों के डाउट क्लास के अंत में एंटरटेन किए जाएंगे। एंटरटेन करने का मतलब ये नहीं है कि उनको डांस दिखाऊंगा क्लास के लास्ट में, नहीं, उनके डाउट में क्लास के लास्ट में कमेंट सेक्शन से पढ़ने के बाद आंसर करूंगा, क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पे भी पोस्ट होगी। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने डाउट जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। पर्सनल मैसेज मुझे जब भेजिए जब डाउट कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो और कमेंट में सॉल्व नहीं हो सकता। कोशिश करना कि कमेंट में ही डाउट पुट डाउन करो, उसके काफी फायदे होते हैं बाकी बच्चों को, मैं बता दूं क्यों। अगर आपने कोई कमेंट किया और कोई डाउट है वो, और हो सकता है वो 10 बच्चों का आगे भी डाउट हो, आपका डाउट क्लियर होगा तो 10 का ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर्सनल पूछोगे तो यार फिर मुझे एक ही डाउट 10 बच्चों को बताना पड़ेगा, जो अगेन मेरे पास इतनी कैपेसिटी या बैंडविड्थ, मेरी ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबल नहीं है, तो वो काम मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर रोना मत कि यार हमारे मैसेज सीध नहीं होते, या हमारे मैसेज क्या नाम है डाउट क्लियर नहीं होते, सर ने तो कहा था क्लियर करेंगे। तो बेटा पेड जो क्लास बेचते हैं ना अपनी, वो तक डाउट क्लियर नहीं करते। मार्केट में ऐसे भी टीचर हैं, हम तो भैया फ्री में भी बच्चों को डाउट क्लियर करके देते हैं। और जिन बच्चों के डाउट मैं क्लियर करता हूँ ये बात जानते हैं वो बच्चे जरूर कमेंट करके बताएंगे कि उनके डाउट क्लियर होते हैं या नहीं होते हैं। और अगर कोई डाउट है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, कमेंट सेक्शन में ही लिखना, ताकि 10 बच्चों को और पता चल सके कि आपका क्या डाउट है, हो सकता है उनका भी वही है तो वो क्लियर हो जाए। आशा करता हूँ आपको क्लियर हुआ सबसे पहले कि हमें 15/1 में जाना है कि 15/4 में जाना है। एक बार ये क्लियर हो जाएगा जब मैं सेक्शन बताना चालू करूंगा ना यार कि 15/1 क्या है, 15/4 क्या है। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। 15/1 में कब जाना है? जब सोल कंसिडरेशन हो, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, नॉन मॉनिटरी नहीं होना चाहिए, रेडी पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, तो 15/1 में जाएंगे। अगर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, रेडी पार्टी ट्रांजेक्शन भी है, तो 15/4 में जाएंगे। 15/4 में क्या होगा? ढंग लग लग होगा क्या? नहीं, इसमें सीजीएसटी रूल्स देखने पड़ेंगे। रूल्स अगेन बहुत सारे हैं, हर एक रूल में अलग अलग बात बताई गई है, तो रूल्स फिर देखना पड़ेंगे आपको। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो 15/1 में क्या होगा बेटा? 15/1 में हमको निकालना पड़ेगा ट्रांसैक्शन वैल्यू। क्या निकालना पड़ेगा? ट्रांसैक्शन वैल्यू। 15/1 में बोलते हैं इसको बेटा ट्रांसैक्शन वैल्यू, ट्रांसैक्शन वैल्यू, टीवी। तो टीवी इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब हाउ डू वी फाइंड टीवी? तो बेटा टीवी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉर्मेट से आप टीवी निकालेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको ही आप मान लोगे अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है जी? हाँ सर, हमको समझ में आया, लेकिन आप फॉर्मेट समझा तो दो। आप फॉर्मेट समझाओगे जब भी तो हमें कुछ समझ में आएगा। ओके सर, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक सेकंड मुझे दीजिए। मैं जरा बच्चों के जो लाइव क्लास में मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी कुछ बातें जो वो कर रहे हैं आपस में, मैं भी तो सुनूं क्या कर रहे हैं। ठीक है जी सर? देखिए, ये परफॉर्मा आपके सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेट सप्लाई फॉर गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो ये तो हमें लेना है एज अ बेस, ये तो हमें लेना है बेस की तरफ, कि बेटा जो भी हमने चीज खरीदी है या जो हमें सप्लाई करी है, बेसिकली दोनों तरफ से सेम ही बात है, तो आपको यहाँ पे एज अ बेस उसकी वैल्यू लिखनी है। ये बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आया कि जो भी प्राइस होगा, जो भी इसका कंसिडरेशन होगा, ये तो मैंने ऊपर बताया ना आपको, प्राइस द सोल कंसिडरेशन अगर है तो ही आप 15/1 में आओगे, अन्यथा नहीं आओगे। तो प्राइस द सोल कंसिडरेशन तो है, ये तो हमें पता है, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि मान लो हमारी वैल्यू जो हमने सर्विस या फिर गुड्स दिए हैं वो 1000 रुपए है। इसके बाद बोला गया है कि वैल्यू में आप ये सब चीजें इंक्लूड करोगे 15/2 के हिसाब से, और 15/3 के हिसाब से ये सारी चीजें आप घटाओगे, एक्सक्लूड करोगे अगर जुड़ी हुई है। ठीक है? अगर जुड़ी नहीं है तो इग्नोर करोगे। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। अच्छा, इंक्लूजन क्या क्या कर सकते हैं? एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस, चार्जेस लेवाइड अंडर एनी लॉ एक्सक्लूडिंग जीएसटी और टीसीएस इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर। कहने का अर्थ यह है कि बेटा यहाँ पे
टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस एंड चार्जेस अदर देन सी जीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस अगर सेपरेटली चार्ज करे गए तो उन्हें छोड़ के बाकी सबका जोड़ना अलाउड है। सर कुछ मत्थे में घुसा ही नहीं। बताते हैं 1000 रुपए का सामान सप्लाई किया, उसके बाद 18 रुपए का जीएसटी लगा, तो बेटा ये 18 रुपए कंसिडर वैल्यूएशन में नहीं किया जाएगा। 1000 रुपए का सामान सप्लाई किया, उसके ऊपर कोई फीस लग गई 10 रुपए, तो बेटा ये कंसिडर किया जाएगा। इतनी सी बात है। हाँ सर अब समझ में आ गया। तो पार्ट ए 15वें का 2 का ए पार्ट आपको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। एनी अमाउंट the supplier is liable to pay in relation to the supplier but incurred by the recipient not included in the price actually paid or payable। कहने का मतलब ये है कि ऐसी भी कोई पेमेंट हो सकती है जो सप्लायर को थर्ड पार्टी को पे करनी है। किसको पे करनी है? थर्ड पार्टी को पे करनी है। थर्ड पार्टी यहाँ पे कौन है? रेसिपिएंट है। और वो ऊपर से जो वैल्यू हमने चार्ज करी उसमें जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई सप्लाई करी 800 रुपए की, ठीक है। मैंने बोला जब आपके पास माल आएगा ना, जब माल पहुंचेगा तो आप क्या करना, 100 रुपए उसको दे देना डिलीवरी के। तो बेटा आप ये समझ लो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी में 900 रुपए होगी, 800 नहीं होगी। भले से 100 रुपए रेसिपिएंट ने दिए हो, भले से 100 रुपए रेसिपिएंट ने दिए हो, वो पैसा किसको देना चाहिए था? सप्लायर को देना चाहिए था। वो लायबल टू पे था। इन रिलेशन टू द सप्लाई था। हाँ सर इन रिलेशन टू द सप्लाई था, बट इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट, और वो ऊपर प्राइस में जुड़े हुए नहीं थे। ओके सर समझ में आ गया हमको। Incidental expenses such as commission, packaging, charged by the supplier at the time or before the delivery of the goods or services, वो भी जोड़ा जाएगा। अगर मान लो आपने पैकिंग का कोई खर्चा जोड़ा हुआ है, मतलब है आपका पैकिंग का कोई खर्चा, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए है, तो बेटा वो 50 रुपए जोड़ा जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन, वो भी जोड़ा जाएगा 12 के हिसाब से। कस्टमर से लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो बेटा वो जोड़ा जाएगा 100 रुपए इसमें 12 के हिसाब से। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग दोस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो बेटा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी आपको दी है वो तो यहाँ आनी नहीं कतई भी। उसके अलावा सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस, प्राइस से लिंक्ड होना चाहिए, तो बेटा वो यहाँ पे आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में आपको कराऊंगा अभी जब मैं एग्जांपल कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी के लिए बस समझ लीजिए, मैं ऊपर ऊपर से बातें बता रहा हूँ। अभी आपको उसके नोट्स भी लिखवाऊंगा, जी नोट्स लिखवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी समझ लीजिए सब्सिडी डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस अदर देन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको ऐड करने की पूरी अनुमति है। मतलब प्राइवेटली कोई देता है तो ऐड कर सकते हो सब्सिडी। ठीक है सर। डिस्काउंट गिवन बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, आप घटा सकते हो, लेकिन ये रिकॉर्ड होने चाहिए इनवॉइस में। अगर इनवॉइस में नहीं है तो घटाने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, इनवॉइस में होने चाहिए। ओके सर। इसके बाद डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई, डिस्काउंट चाहे पहले दो चाहे बाद में दो, दोनों ही अलाउड है, बट आफ्टर वाले की कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं आपको मैं पढ़ा देता हूँ। एस्टेब्लिश्ड बाय एन एग्रीमेंट एंटर इनटू बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जो डिस्काउंट आपने दिया है आफ्टर सप्लाई वो पहले से ही तय था, सप्लाई से पहले ही, ये सप्लाई के समय पे तय, मतलब एग्रीमेंट उसका पहले ही या सप्लाई के समय पे ही हो जाना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए। ओके सर। स्पेसिफिकली लिंक टू रेलिवेंट इनवॉइसेस एंड रेसिपिएंट रिवर्सेस आईटीसी अट्रिब्यूटेड टू द डिस्काउंट, ये भी बात आपको जाननी है कि जो डिस्काउंट उसको मिल रहा है, अगर मान लो मैं रेसिपिएंट हूं, एक्स हूं और वो वाई है, मैंने इसको माल सेल किया, पहले 5000 का कर दिया था। मैं बताता हूँ इसका एक एग्जांपल दो बढ़िया। हाँ सर इसका बढ़िया एग्जांपल दीजिए। हाँ 5000 रुपए का माल सेल किया, और जब इसने माल खोला मतलब डब्बा खोला तो भाई ने देखा कि उसके अंदर एक कार्ड है। जब आप अमेजोन से सामान खरीदोगे ना तो आपको ऐसा मिलेगा आजकल। उसमें लिखा था कि आप हमें अगर 5 में से 5 स्टार देते हैं अमेजोन के ऊपर रिव्यू सेक्शन में, तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे 200 रुपए का, कैशबैक दे देंगे एक तरीके से। तो क्या 200 रुपए का कैशबैक घटाना अलाउड है वीओएस में? अलाउड है। बीइंग अ कंडीशन डेट की पहले से डिसाइडेड था। हाँ से पहले से डिसाइडेड था। एक और कंडीशन यहाँ पे ये है कि वाई ने जो आईटीसी लिया है वो 5000 रुपए का आईटीसी लिया होगा, क्योंकि 5000 का सामान खरीदा है। तो बेटा ये 200 रुपए का आईटीसी रिवर्स करे अपना पहले तो, मतलब इस 200 रुपए की वैल्यू पे जो आईटीसी क्लेम किया उसको रिवर्स करना पड़ेगा इसे, जब भी जाके वो पीछे सप्लायर को वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ने का मौका मिलेगा। समझे? हाँ सर समझ में आ गया। ओके सर मैंने आपको 5 कर रहा हूँ 15 3 दोनों चीजें समझा दी, अच्छी तरह समझाई हैं। मेरे जितने एफर्ट लग रहे हैं मैं ही जानता हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा करें। आपका रिजल्ट रिसेंटली ही अनाउंस हुआ है सीएमए का। ठीक है जी। आप मैं ये सीएमए एक्सक्लूसिव वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ। तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप मुझे सपोर्ट शो करें। अगर मैं 10 कदम आपके लिए चल रहा हूं तो एक कदम तो आपको भी चलना पड़ेगा,
क्योंकि मैं आपकी पढ़ाई में बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी भी जो बच्चे पास हुए हैं उनमें से कई बच्चों को मैंने सपोर्ट किया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, क्योंकि उसके भी फ्री लेक्चर्स मैंने अपलोड करे हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अभी मैंने आईडीटी के लिए आपके लिए लेके आया, अब ये देखो इतना डिटेल में मैं आपको करा रहा हूँ, तो आपका भी कोई कर्तव्य बनता है मेरी तरफ। ये नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन आपको मेरी तरफ देनी चाहिए। जो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है वो क्या है? लाइक सबसे पहली बात, दूसरा शेयरिंग, एंड थर्ड अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, वो तो आपके अपने लिए ही है। मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं ज्यादा बच्चों तक पहुंचूं, सो डेट जब वो बच्चे कुछ करे, अचीव करे अपनी लाइफ में, इंटर पास होते हैं, फाइनल पास होते हैं, तो उनकी सक्सेस का एक छोटू सा हिस्सा मैं भी बन सकूं। बस मेरा यही मोटिव है, मेरा यही गोल है। आशा करता हूँ आप इस गोल को पूरा कराने में मेरी हेल्प करेंगे। और हाँ, मॉनेटरी गोल तो मेरा है ही है, जो मेरे को यूट्यूब से रेवेन्यू मिलता है वही मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिकवरिंग करने में मदद करता है। तो जितने ज्यादा व्यू होंगे उतने ज्यादा मेरे को कॉस्ट रिकवरी होगी, वो बात पक्की है। लेकिन यस, इस क्लास को प्रोवाइड कराने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि मैं जितने आवर्स इस बैच को रिकॉर्ड करने में लगा रहा हूँ उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई है। आप सीएमए के स्टूडेंट है, सीए के स्टूडेंट, आप अच्छे से समझते हैं बातों को। चलिए, ज्यादा भावनाओं में नहीं बहते हैं। तो मोटी मोटी बात यह है, 15 एक के अंदर वीओएस निकालने के लिए हमें क्या पकड़ना है? सबसे पहले वो प्राइस पकड़ना जो पे किया गया, उसमें कोई चीज जोड़नी, कुछ चीजें घटानी। जोड़नी क्या है? 15 2 ने बताया, 15 13 3 ने बताया हमें क्या क्या चीज घटानी है। हाँ सर, समझ में आ गया। अब बेटा मैं आपको यहाँ पे पिछले चैप्टर में जो जगह थी ना, यहाँ पे मैं नोट्स लिखवा देता हूँ, आप नोट्स लिख लेना बेटा, लेकिन अलग से है ना। मेरे पास पेजेस नहीं है, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास पेजेस एक्स्ट्रा नहीं है लिखवाने के लिए, लेकिन बेटा आपके पास तो कॉपी में पेजेस होंगे ना, तो आप ये चीज जरूर लिख लेना। मैं नहीं लिखवा पा रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, मैं आपको सबसे पहले नोट लिखवाता हूँ 15 2 A का, कि बेटा टैक्सेस कौन कौन से होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक एमसीडी का कोई टैक्स था, मान लो वो आपने पे किया एमसीडी का, ठीक है, तो बेटा वो फिर आप यूएस में जोड़ोगे। एमसीडी टैक्स विल बी एडेड टू वीओएस, बेटा वो वीओएस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, वो अलाउड है, बस जीएसटी नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, टीसीएस क्या अलाउड है? टीसीएस नॉट अलाउड। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कैसे अलाउड हो सकता है? कलेक्ट किया, डिडक्ट थोड़ी ना किया यार, तो टीसीएस अलाउड नहीं है। ये बात आपको याद रखना है, चाहे चाहे वो किसमें हो, इनकम टैक्स में ही क्यों ना हो, इवन अंडर आईटी एक्ट। आईटी एक्ट में भी होगा अगर वो, तो भी अलाउड नहीं है टीसीएस तो। समझ में आ गया? ओके सर, आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, बहुत अच्छे समझ में आई। ओके, इसके बाद हाँ, थर्ड पार्टी वाला भी बता दूं? हाँ सर, थर्ड पार्टी वाला भी बता दीजिए थोड़ा बहुत हमें। देखो मैं ज्यादा डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ अपने पेड वाले बच्चों को। आप फ्री स्टूडेंट्स हैं, बट आपकी भी उतनी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ, तो मैं आपको उतनी ही चीजें बता पाऊंगा कि मेरे वो बच्चे भी हर्ट ना हो। कल को बोलेंगे आपने तो हमसे पैसे ले लिया और फ्री में आप वही चीज पढ़ा रहे हो, तो आप समझ रहे होगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरे को उस लेवल तक मत खींचना कि मैं पेड़ वाले बच्चे और आप में फर्क करना ही भूल जाऊं, क्योंकि मैं भावनाओं में ज्यादा पढ़ा देता हूँ कभी कभी। यही मेरा एक ड्रॉबैक है, जो मेरे को बेसिकली रिवेन्यू मेरा मारता है। मेरे टीम वाले भी बोलते हैं सर यार, फ्री वाला बैच हम आपका डाल रहे हैं, हम कितने कट मारे हैं आपकी वीडियो में, इतने कट मारते हैं कि पेड वाले बच्चे को हट ना हो जाए, लेकिन फिर भी आप उनको हट करते हो, फ्री वालों को इतना पढ़ाते हो। लेकिन बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एज अ टीचर मेरी जो शक्ति है उन्हें कैसे रोकूं? चलो कोई बात नहीं। अब देखो, ये मैं 15 2 B बता रहा हूँ, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, है ना। मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो रेसिपिएंट को इंकर करने पड़ते हैं, बट करने सप्लायर को चाहिए थे। सर इसका एग्जांपल बोलो ना, एग्जांपल बोलो ना, एग्जांपल से मजा आता है। एग्जांपल में बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक है, लिख लो आजू कॉन्ट्रैक्टर्स। कौन है? आजू कॉन्ट्रैक्टर्स है। कौन है? आजू कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट्स विद एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है जी, आजू कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक्स वाई जेड लिमिटेड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। ओके सर, इन्होंने एक मीटिंग भी रखी, मान लीजिए इन्होंने क्या रखा, एक मीटिंग रखा। मिलने के लिए मीटिंग तो होती ही, बिजनेस मीटिंग आपको पता हो। ओके चलो अभी बता दो, देखो आज कॉन्ट्रैक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया विद एक्सेस लिमिटेड फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रिंक्स टू इट्स क्लाइंट्स। ठीक है, ऑन ओकेशन ऑफ लेट सपोज, हम लोग कुछ और ओकेशन रखते हैं ऐसा, आप जेड फेस्टिवल रख लीजिए ताकि किसी के सेंटीमेंट हर्ट ना हो, ना लोग बोलेंगे यार आप फेस्टिवल हमारे बदनाम कर रहे हो। फेस्टिवल, ठीक है जी।
तो एक जेड फेस्टिवल होने वाला है। आज जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने बोला, जो उनके क्लाइंट है ना, उनको ड्रिंक्स डिलीवरी करेगी, एक्सवाईजेड लिमिटेड को हायर किया इसके लिए। ठीक है जी, ओके सर। अब इन्होंने बोला पेमेंट शैल बी मेड बाय आजू कॉन्ट्रैक्टर्स आफ्टर होल डिलीवरी फॉर एनी additional services but for drinks payment has been made। अब देखो ये बात समझो, ड्रिंक्स के लिए उन्होंने पेमेंट कर दिया, लेकिन बोला अगर आप कुछ एडिशनल सर्विस देते हो तो उसकी हम लोग पेमेंट करेंगे बाद में। तो बेटा अगर मान लो अब इन्होंने एक्साइज लिमिटेड ने इस चीज को डिलीवर करने के लिए किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हायर किया। किसको हायर किया? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को। ठीक है, उस एजेंसी को पैसा किसने दिया? एक्साइज लिमिटेड ने दिया। मान लो बोतल की कॉस्ट थी 50 लाख और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 5 लाख रुपए थी, तो बेटा वीओएस इसमें 55 लाख रुपए आएगा। वीओएस 55 लाख आएगा, 55 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा। 5 लाख अभी पे कर दिया, 50 लाख अभी पे कर दिया, 5 लाख बाद में पे किया जाएगा जब ये पूरा का पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। ओके सर, समझ में आ गया हमें यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से। टीसीएस के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ये चीज मैंने आपको बताई दी है। इसके बाद 15(2)(c) के ऊपर आ जाते हैं। अब मेरे पास पेज में ज्यादा जगह तो है नहीं बेटा, तो मैं यहीं पे लिखवा रहा हूँ सारे पॉइंट। आप मैं मिटो दूंगा, फिर आप सारी चीजें कर लेना अपना आप एडजस्ट। इसका कमीशन एंड पैकिंग चार्जेस में लिखवाऊं भी क्या मैं आपको? आपको खुद ही पता है कि मान लीजिए हमने कोई गुड्स बेचा, उसमें कोई कमीशन हैगी तो कमीशन भी आएगी, पैकिंग चार्जेस भी आएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एक मान लो किसी एक्स ने वाई को सामान बेचा, जेड के थ्रू बेचा, तो सामान यहाँ से 50,000 का गया, एक्स जेड ने अपनी कमीशन ले ली 10,000 और वाई को सामान पड़ा 60,000 का, तो बेटा 60,000 वीएस मानी जाएगी इसमें। सिंपल बात ये है। हाँ सर, हमें समझ में आ गया। तो 15(2)(a), 15(2)(b), 15(2)(c) आपको समझ में आया? हाँ सर। इसके बाद इंटरेस्ट लेट पेमेंट मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है 15(2)(d), क्योंकि बेटा डिले तो आपको पता ही है, कोई भी चार्ज लगता है तो वो जोड़ा जाएगा। अच्छा, सब्सिडीज, सब्सिडीज वाली बात हैगी, सब्सिडी वाली बात मैं आपको बता देता हूँ। सब्सिडी तो बेटा इंपॉर्टेंट है 15(2)(d), है ना। 15(2)(d) तो हो गई ई। 15(2)(e) मैं बता देता हूँ आपको। 15(2)(e), 15(2)(e) का क्या खेला है ये बता देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके ले लेता हूं आपके लिए यहाँ पे, वह एग्जांपल आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। देखिए, भारत गैस एक है, उसने सिलेंडर बेचा, सिलेंडर फॉर 800 बेचा। ठीक है जी, सिलेंडर 800 का बेचा। हाँ सर। अब ये बात आप ध्यान से समझ लेना कि सेलिंग प्राइस 800 रुपए है। ठीक है जी। अब 800 रुपए का प्राइस कस्टमर पे करता है। जब 800 रुपए का प्राइस कस्टमर पे कर देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसको 200 रुपए सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, तो कस्टमर को इफेक्टिव कॉस्ट 600 पड़ती है। तो ये जो सब्सिडी है क्या बताओ, ये इसकी कॉस्ट में 800 रुपए में जोड़ा जाए वीएस के लिए? क्या वीएस 800 है कि वीएस 600 है? आप मुझे बताओ। क्योंकि माइनस करने का अधिकार जब ही दिया जाएगा जब वो अलाउड होगा 15(2)(e) में। अगर 15(2)(e) में अलाउड नहीं है तो वीएस फिर 800 माना जाएगा। आप मुझे बताओ बेटा, आप ये बात समझिए, ये तो बात पक्की है कि प्राइस से लिंक्ड है। हाँ सर, लिंक्ड है, लेकिन क्या बेटा ये आप सर्विस सॉरी सब्सिडी जो है वो सरकार से रिसीव कर रहे हो? आपने कहा हाँ, तो बेटा ये फिर पार्ट नहीं बनेगा। और हमने यहाँ पे ये देखा कि 15(2)(e) में ऐड करने का मौका आपको सब्सिडी नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, तो वीओएस बेटा फिर आपकी 600 ही मानी जाएगी। समझे? हाँ सर। लेकिन अगर ये सिलेंडर 800 रुपए का मिलता आपको और भारत गैस वाले ही आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड कराते, तो या आप माइनस कर सकते थे, फिर सॉरी ऐड कर सकते थे, फिर वीएस फिर 800 हो जाता। हाँ सर, समझ में आ गया हमको। ओके सर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई हो। और जो बच्चे फाइनल के टेंशन मत लेना यार, मैं बहुत सारी चीजें आपको बाद में कराऊंगा। इन बच्चों के बाद में बेसिकली, किन बच्चों के बाद में? इन बच्चों के बाद में जो इंटर के हैं। ठीक है, इंटर के बच्चे जो हैं वो थोड़े हमारे छोटे बच्चे होते हैं, तो इसलिए उन बच्चों को मैं बहुत सारी चीजें करा रहा हूँ, नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें। फाइनल वाले बच्चों को मैं बाद में कराऊंगा, टेंशन मत लेना आप उसकी। आगे क्या है बेटा? आगे हमारे पास यहाँ पे है 15(3). डिस्काउंट आप जानते ही हैं, डिस्काउंट मैंने बिफोर आफ्टर आपको समझा दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। उसका रीजन यही है कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझाया और बताया है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी पहले से डिसाइड होने चाहिए तो ही अलॉट होंगे।
ठीक है जी, मैंने बहुत डिटेल में आपको 15 एक समझाया, आधा घंटा लगा दिया 15 एक में। देख लो कितनी डिटेल वीडियो बना रहे हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखना है, छोड़ना बीच में नहीं है। फ्री है तो आपको इसकी कदर होनी चाहिए यार। ठीक है, अगर मैं देखूंगा कि बच्चे क्या नाम है पूरी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, तो मैं किसी भी दिन इन वीडियोस को रिमूव कर सकता हूँ यूट्यूब पे से। वो मेरी अपनी मर्जी है, खैर वो मेरा अपना राइट है, देखेंगे वो तो बाद में, अगर करना होगा तो जरूर करेंगे। हम्म? चलो जी रूल की तरफ बढ़े। हाँ सर रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमने 15 अब देखना है। 15(4) सेक्शन नंबर 15(4) में सीजीएसटी रूल्स आएंगे। अब जो रूल्स हैं बेटा वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म के रूल हैं और अलग अलग तरीके से अप्लाई होते हैं। मैं आपको यहाँ पे मैंने लास्ट में जगह दी है आपको, तो मैं उसमें समझाता हूँ। ठीक है, नोट्स के लिए। तो बेटा यहाँ पे आप ये बात समझ लेना, रूल नंबर 27 से लेके रूल नंबर 29 तक, 27 से लेके 29 तक, रीड विद रूल 30 एंड 31, 27 से 29 तक, 30 और 31 साथ में पढ़ना है आपको। ये बेटा है नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन के ऊपर बेस। नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है एक तो वो तो ठीक ही है, या तो और रिलेटेड पार्टी, समझे? हाँ सर। अच्छा सर रूल 31, 31A, 31B, 31C और 32 स्पेसिफाइड सप्लाई के बारे में बात करता है कि कोई सी स्पेसिफाइड सप्लाई होंगी उसकी वीयूएस कैसे निकाला जाएगा, स्पेसिफाइड वीयूएस। ठीक है, रूल नंबर 33 सर, रूल नंबर 33, तो हमारे पास रूल नंबर 33 है प्योर एजेंट, प्योर एजेंट के लिए। ठीक है सर। इसके बाद हमारे पास रूल नंबर 34 और रूल नंबर 35 है हमारे पास अदर केसेस के लिए। तो बेटा हमारे पास रूल कहां से कहां तक हुए, रोल नंबर 27 से लेकर रोल नंबर 35 तक हुए, रोल नंबर नहीं रूल नंबर। तो अब हम लोग इसको मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास में ही करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, आधे घंटे की क्लास आपकी मैंने ली है, आज इतना ही रहने देते हैं। रूल में यही सा बेटा। हेलो, देखा माइक बंद हो गया मेरा, यही होता है देखो, अब मैंने क्लास खत्म करी वैसी माइक भी बंद हो गया। इस माइक में बैटरी नहीं है अभी खैर के लिए, तो मैं वैसे भी क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा अब, तो इसलिए अब टेक्निकली मजबूरी के लिए देखो बार बार बंद हो रहा है यार। अब क्लास एंड करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे जब मैं सीजीएस के रूल्स आपको करा